Okay, very good morning everyone. Today we are beginning a new chapter. एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ऑल्दो ये चैप्टर या ये कंसेप्ट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इतना बड़ा है कि आप अपना करियर तक इस पर्टिकुलर सेक्टर में परस्यू कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू गो इन टू हैव और एक्वायर डीप नॉलेज, और उसके बाद आप इसमें बहुत सारे और चीज़ें भी होती हैं, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपका बहुत बेहतरीन करियर भी इस सेक्टर में बन सकता है। पर ये सिर्फ एक नींव है जो आज रखी जाएगी। ठीक है, बिकॉज उस पूरे के पूरे समंदर में से शायद हमें एक बाल्टी पानी निकालना है, तो सिर्फ इतना सा ही चीज़ हमको फेमा के बारे में पढ़नी है। ओके, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन और व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस मैम। हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की अगर बात करते हैं तो देखो, एक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ चैप्टर्स लिखे हैं, सेक्शन नंबर्स भी पूरे के पूरे नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? बिकॉज ये आपको पढ़ने ही नहीं है। तो हमें सेक्शन कितने पढ़ने हैं मैम अपने कोर्स में? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक आप समझ लो कि आपके कोर्स में है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है। ब्रॉडली मैं बोलूँ तो हमें बस ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। बस ये दो कंसेप्ट हैं जो हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, एक पीआरआई और पीआरओआई का, और एक करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का, जो सेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, फेमा कभी भी आप पढ़ते हो ना, जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ते थे, तो क्या कंपनीज एक्ट में हमें सारी बातें मिल जाती थी कि हमें रूल्स वगैरह कुछ देखने पड़ते थे? कम ऑन, क्या मिलती थी हमको कंपनीज एक्ट में सारी बातें? नहीं मैम, देखने पड़ते थे। और वहाँ पे बहुत सारे मेजर जो चीज़ें प्रिस्क्राइब थी, मतलब जो प्रोसीजरल चीज़ें थी, दे ऑल आर कंटेन्ड इन द रूल्स ओनली। तो हम रूल्स के साथ पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट। यहाँ पे अगर मैं फेमा की बात करूँ तो फेमा में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। The rules which are made by central government, the regulations which are specified by RBI। मैम कितने होंगे? अराउंड 30। ठीक है, ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो उतने क्या बने हुए हैं? रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं। हाँ, पढ़ने नहीं है, अच्छी बात ये है ना। तो मैम रूल्स अगर आपने बोला कि गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट किस मिनिस्ट्री के तहत बनाती है? जैसे हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट में हम बोलते हैं कि सीजी रूल्स बनाती है, और यहाँ पे हमारे पास एमसीए होता है, और इसके बाद हमारे पास अथॉरिटी होती है, आरओसी होते हैं, आरडी होते हैं, ये सब होते हैं। राइट, तो कोई भी लॉ अगर हम एक नया पढ़ने वाले हैं, हमने एक एक्ट पढ़ी है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? फेमा। So when it is an act, we know it is an act of parliament that we are reading। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर होगी टू मेक लॉ ऑन सच मैटर, फॉरेन एक्सचेंज के मैटर पे लॉ बनाने के लिए पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी होगी, और वो पावर एक्सरसाइज करके पार्लियामेंट ने क्या बना दिया है? फेमा बना दिया है ना। अब फेमा में भी क्या होगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रूल्स बनाते हैं फेमा के लिए तो किसी मिनिस्ट्री के थ्रू बनाते होंगे ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं? अपनी मिनिस्ट्रीज के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अच्छा मैम, तो सीजी क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू रूल्स बनाते हैं। और आरबीआई क्या करते हैं? ये भी कुछ रेगुलेशन स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा आरबीआई हमें कुछ मास्टर डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स ये भी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इन जनरल अगर बात करें तो हमारे पास कुछ केस लॉज भी होते हैं या जजमेंट्स भी होते हैं। ठीक है ना, लैंडमार्क जजमेंट्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रूल्स आर मेड बाय सीजी एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय आरबीआई। रेगुलेशंस जब भी आप टर्म सुनते हो ना, तो रेगुलेशंस आर मेड बाय द सेक्टोरल रेगुलेटर, इसलिए उसको रेगुलेशंस हम बोलते हैं, तो वो स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, रेगुलेशंस का अब देखो कई बार क्या होता है, इतने सीरियसली इन टर्म्स को लिया नहीं जाता है, बट अगर सीरियसली आप इन टर्म के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हो, तो रेगुलेशन मतलब जो सेक्टोरल रेगुलेटर होता है, मतलब जो रेगुलेट कर रहा है, हु इज द बॉडी विच इज एक्चुअली रेगुलेटिंग द एंटायर थिंग? इट इज आरबीआई।
आरबीआई के पास अभी आप धीरे धीरे जब हम अनफोल्ड कर रहे हैं कंसेप्ट्स को, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज हम किसको बोलते हैं, कैसे फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है, क्या क्यों कंट्रोल किया जाता है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और कौन करता है, क्या करता है। तो फिलहाल ये रेगुलेटर है, इसलिए वो जो बनाते हैं उसको हम रेगुलेशंस कहते हैं, ठीक है। और सीजी हमारे लिए रूल्स बनाते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। ओके मैम, तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता रही हूँ, वो क्या बता रही हूँ, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसी भी बताऊंगी जो आपको लगेगा कि अरे मैम हमारे मटेरियल में तो ये है नहीं, पर समझने के लिए आपको कुछ थोड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बुक में जो है, चार्ट्स में जो है, ऑफ कोर्स फॉर दैट लर्निंग पार्ट, और जब हम मेन कंसेप्ट पे आएंगे आई टेल यू, बट ये सब चीज़ें भी आप ज़रूर अपने नोट्स में लिखते रहा करो, ठीक है। दूसरी मैंने क्या चीज़ आपको बोली, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये क्या है मैम, ये आप समझ लो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी, लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। अगर हम टैक्स की चोरी करते हैं तो क्या होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी हमको क्या करती है, नोटिस भेजती है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ओनली, है ना। नोटिस भेजती है कि नहीं भेजती है, हाँ मैम भेजती है, ठीक है। उसके बाद वो हमारी स्क्रूटनी कर सकते हैं, मतलब हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पेनाल्टीज लगा सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। वैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक अथॉरिटी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत ही आती है, मतलब वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में एक अथॉरिटी और बनाई गई है। ये दो एक्ट के लिए बनाई गई है, एक होता है फेमा, एक होता है पीएमएलए। ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक एक्ट है और ये फॉरेन एक्सचेंज की एक एक्ट है। इन दो के लिए ये रेलिवेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है। बस मैं जितना बता रही हूँ अभी उतना सुनते जाना है। इसके बाद आते हैं एक और चीज पे। एक और चीज क्या है मैम, ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, बोलो ना, कुछ तो बोलो। क्या मैं बोलूं कि ये डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है, हाँ या ना। अरे यार सोचो ना, कल को आप, हाउ मेनी ऑफ यू इंटेंड, या किस कौन लोग हैं जो प्लान करते हैं कि मैम हमको तो बस बाहर जाके सेटल हो जाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे यहाँ पे जो ऐसा प्लान कर रहे होंगे, नहीं ना। क्योंकि आप ऐसा प्रोफेशनल कर, हाँ आप एक ऐसा प्रोफेशनल करियर चुन रहे हो जो कहीं ना कहीं, हाँ अगर आपको सेटल होना है बाहर तो फिर आपको कुछ और भी परस्यू करना पड़ेगा। सो हम लोग नहीं, मान लो मान रहे हैं, हमारे कोई सिबलिंग्स हैं या हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। नाउ दे इंटेंड कि ठीक है हम अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, एक आध दो साल यहाँ पे जॉब करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू सम अदर नेशन, ठीक है। आप लंदन जाओ, आप दुबई जाओ, हाँ आप कहीं पे भी जाओ, आप ओमान जाओ, आप सऊदी अरब जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट टू, बट यू वॉन्ट टू मूव टू अ डिफरेंट नेशन। आप ऐसा सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हैं मैम। तो अगर आप यहाँ से बाहर चले गए 4 साल बाद जॉब करने के लिए, अब आप वहाँ हो, आपके पेरेंट्स यहाँ हैं, क्या आपका मन नहीं करेगा कि हम उनके लिए कुछ पैसे भेजें, कभी कुछ गिफ्ट भेजें, मन करेगा कि नहीं करेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप हो इन अ नेशन विच इज आउटसाइड इंडिया और यहाँ पे आपका कोई अपना है इन इंडिया, तो क्या आपका मन कर सकता है कि यहाँ से ऐसे पैसे आए, हाँ मैम कर सकता है। मान लेते हैं अभी हम इंडिया में हैं और आपकी कोई सिस्टर है जो इंडिया के बाहर सेटल्ड है आफ्टर मैरिज लेट्स से, ठीक है। और राखी या कोई भी ऐसा कोई फेस्टिवल आता है या बर्थडे आती है, एनिवर्सरी आती है, यू वांट टू सेंड सम गिफ्ट, तो मतलब यहाँ से आप बाहर भी भेज सकते हो, है ना। और आज का ज़माना ऐसा हो चुका है ना कि हर किसी को इंडिया में कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, हमें सामान तो इम्पोर्टेड चाहिए, है ना। अगर हमें ट्रीटमेंट कराना है तो भाई इंडिया में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। हम आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड, जो भी आप समझो हाई प्रोफाइल पीपल, है ना, जिसको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं ना, नहीं।
इसीलिए मैंने पहले क्लैरिटी दी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, हम उनकी बात करें, उनको इंडिया में कुछ पसंद ही नहीं आते। भाई बच्चों को पढ़ाना है तो इंडिया में कहाँ अच्छा एजुकेशन हो रहा है, इंडिया के बाहर भेजेंगे हम। क्यों इंडिया के बाहर भेजते हैं? क्योंकि इंडिया में वो बच्चे कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर सके। और भाई पैसे तो है ना, तो पैसे दे दो और बाहर भेज देते हैं। तो एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, जॉब के लिए, राइट, घूमने के लिए, अच्छा, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, एक बात में तो आप मेरे से एग्री करोगे, आपको जाना हो या नहीं जाना हो, कितने लोग ऐसा सोचते हैं? अगर नहीं सोचते हो तो भाई मत सोचना, अच्छी बात है, अभी आप लोग की सोच थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बट कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि शादी के बाद जो हमारी फर्स्ट ट्रिप होती है, अब मैं नाम नहीं लूंगी उसको क्या बोलते हैं या क्या नहीं बोलते हैं, हाँ, नहीं, तो वो कितने लोग इंडिया में मनाने वाले हैं या बाहर का मनाने वाले हैं? बोलो कहाँ जाना है? देखो, अब ना एक से एक आंसर्स आ रहे हैं। क्या यार, लेट्स नॉट गेट इन टू दैट। कोई मालदीव्स जाएगा, कोई मॉरिशस जाएगा, है ना, किसी को यूरोप ट्रिप मारनी है ना। हाँ, देखो, सच तो यही है, मानो या ना मानो, ये सच है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो होता ही है, टूरिस्ट अट्रैक्शन अगर कह लो तो हम जाना चाहते हैं। द होल पर्पस एंड द होल एसेंस इज दैट इफ़ यू वांट टू मूव आउट ऑफ इंडिया और somebody comes to India, if you want any services or any goods from outside India, if somebody who is an outsider wants any goods or services from India, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए आपको? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या इज एज गुड एज अ फॉरेन करेंसी, या इसमें कोई डिफरेंस है? पहले मुझे ये बताओ। मैं बताती हूँ आपको, ये दोनों एक नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो पहले हम सिंप्लीफाइड टर्म को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी की। ऑल्दो हमारी एक्ट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने वाली एक्ट है, पर फिलहाल हम देखते हैं फॉरेन करेंसी क्या होती है। बहुत बेसिक्स हैं, सबको पता भी होंगे, पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊँ, तो मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। हाँ, व्हाट इज़ फॉरेन करेंसी? मनी फ्रॉम अ कंट्री दैट इज़ नॉट योर ओन। अगर हम इंडिया में हैं तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी क्या इंडियन रुपी होगी? नहीं मैम, एनीथिंग और एनी करेंसी अदर देन इंडियन रुपी इज अ फॉरेन करेंसी फॉर अस, ठीक है। दैट कुड बी यूएस डॉलर, इट कुड बी यूरो, इट कुड बी ब्रिटिश पाउंड, इट कुड बी जापानीज येन, इट कुड बी एनी अदर करेंसी विच इज नॉट इंडियन रुपी। तो आईएनआर को छोड़ के सारी की सारी करेंसी हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी है, ठीक है। बट मैम ये फॉरेन करेंसी इज नॉट सेम एज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी भी आती है और कुछ और चीजें भी आती हैं। तो ये फॉरेन करेंसी के इनफ्लो आउटफ्लो को प्लस कुछ और चीजें के इनफ्लो आउटफ्लो को कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही है? मैनेज कर रही है। और उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने ये एक्ट बनाई है, ये लॉ बनाया है। क्या इसके पहले मैम कोई और लॉ था? किसी को पता है क्या? क्या इसके पहले कोई और लॉ था? हाँ मैम, एक लॉ था हमारे पास कॉल्ड एज फेरा। फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पहली वाली जो एक्ट थी वो रेगुलेट करती थी, दूसरी वाली जो एक्ट आई है वो मैनेज करती है, ठीक है। फेरा बहुत कंट्रोलिंग एक्ट थी, बोलती थी नहीं नहीं फॉरेन एक्सचेंज इसके लिए नहीं मिलेगा, उसके लिए नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और फेमा क्या आई है? ये प्रमोट करती है, बोलती है आप आराम से यूज़ करिए फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, आप और लेके आइए, आप यूज़ करिए। सो इट फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रेगुलेट नहीं करती है। मोर ओवर यहाँ पे सिविल पनिशमेंट्स दी जाती हैं, वहाँ पे क्रिमिनल पनिशमेंट्स थी। वी डोंट हैव टू रीड द डिफरेंस। थोड़े क्रिमिनल सेक्शंस यहाँ पे भी अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कंसीडरिंग द चेंजिंग सिनेरियो। पहले के टाइम में अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, जैसे इफ़ आई वॉन्ट टू गो टू एनी, जैसे मैं अपनी शादी के बाद गई थी, ठीक है, तो मैं जब गई थी बाहर तो हमने क्या किया था, अब हमें अगर बाहर जाना है तो भाई हम इंडियन रुपी लेके तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे हमें ना खाना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम करते क्या हैं? क्या करते हैं? कभी किसी ने सुना है? कुछ तो सुना होगा। देखो मैं एकदम बेसिक्स आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको लेमैन वाली, नहीं मैगी भी नहीं मिलेगा यार, वो कप्पा नूडल्स लेके जाऊँ, ना ना वो मैं नहीं खा सकती, ठीक है। हाँ, अच्छा, आई गॉट समथिंग कॉल्ड एज मास्टर्स कार्ड, ठीक है।
या इसको मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ कि आज के ज़माने में हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, समथिंग विच एवरी वन कैन अंडरस्टैंड, राइट, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि पहले तो नहीं होते थे, पहले जो हमारे पास कार्ड्स होते थे, जैसे हमारे पास सिम होते हैं जिसमें इंटरनेशनल कॉलिंग हर सिम में क्या होती है, एक्टिवेटेड तो नहीं होती है ना, धीरे धीरे ज़माने बदल भी रहे हैं, ठीक है। तो पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो इंटरनेशनल कार्ड्स होते थे, वेदर इट्स आर क्रेडिट कार्ड, वेदर इट्स आर डेबिट कार्ड, वट एवर इट इज़, राइट, तो हमारे पास क्या होते थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ INR का ऑप्शन होता था, इंडियन रुपी में पैसा आएगा, इंडियन रुपी से पैसा जाएगा। तो अगर हमें कहीं डॉलर में पेमेंट करनी है तो हम नहीं कर सकते थे, तो क्या होता था, हमारे पास होते थे ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं मैम? ऑथराइज्ड पर्सन हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स भी होते हैं। We have somebody called as money changers, etc. also. Authorized dealers are nothing but banks. अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो ऑथराइज्ड पर्सन क्या हो सकता है, ऑथराइज्ड डीलर लाइक बैंक्स हो सकता है, मनी चेंजर्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब मुझे बाहर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके पास जाना पड़ेगा और इनको बोलना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। कैसे पैसे चाहिए, मैं आपको इंडियन रुपी दूंगी, आप मुझे उतने इक्विवेलेंट डॉलर दीजिए। उतने इक्विवेलेंट डॉलर का मतलब क्या हो गया मैम, वी आर एक्सचेंजिंग समथिंग। हम कोई भी चीज अगर बेचते हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंडियन रुपी को बेच रहे हैं और उसके अगेंस्ट डॉलर ले रहे हैं, है ना। आप नॉर्मल बार्टर बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पेंसिल मैं आपको बेच रही हूं, तो इसका एक प्राइस होगा जो हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। ये मैं आपको पेंसिल दूंगी, आप इसके अगेंस्ट मुझे क्या दोगे, इक्विवेलेंट पैसा दोगे। बोलो कितने में लगाएं इसकी बोली, हमारे दो के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है 150 रुपये की। 150 रुपये में तो आजकल नर्सरी के बच्चों के लिए भी पेंसिल नहीं आती है। तो वो क्या हो रहा है, हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वी आर द प्राइस, वी आर द डिसाइडर्स ऑफ द प्राइस। यहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं। व्हाट आर वी एक्सचेंजिंग, एक्सचेंज डॉलर्स by giving INR at the prevailing exchange rate। तो यहाँ पे भाई बैंक और पर्सन मिलके नहीं डिसाइड कर सकते कि ठीक ठीक लगा लो, इतना महंगा थोड़ी ना है, इतने सारे पैसे दे रहे, थोड़े तो और डॉलर दो, तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं। जो एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग होता है मार्केट में, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हमें पैसा वो मिलता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है मैम, एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे $1 इट मे बी इक्वल टू 83, 84, भगवान ना करे और ऊपर बढ़े, है ना, 80, कुछ भी हो सकता है, हमारा ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ या ना, समझ रहे हो। तो ये क्या है, हमारा एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट मतलब रेट एट विच इंडियन रुपी और डॉलर इज बीइंग एक्सचेंज्ड, ठीक है मैम। तो पहली बात हमको ये समझ में आई कि एक एक्ट है जो पार्लियामेंट के द्वारा आई है, जिसमें ब्रॉडली हमारे पास ये दो लोग हैं प्लस ये एक अथॉरिटी है जो आपने हमें बताई है। ये एक्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फेरा। तो पहले हमारे पास एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट हुआ करती थी, अब थोड़ी लिबरलाइज्ड एक्ट है जो कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है। फॉरेन करेंसी प्लस समथिंग अदर इज इक्वल टू फॉरेन एक्सचेंज, और इस फॉरेन एक्सचेंज को हम चाहें तो बदल सकते हैं किस रेट पे, एट द एक्सचेंज रेट, एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, है ना, ठीक है मैम। तो हमें थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ में आया है, ठीक है, टाइम लगेगा समझने में, बट समझ में एक एक चीज़ आएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है मैम। व्हाई इज गवर्नमेंट रेगुलेटिंग दिस,
Why is government regulating this? और why is government managing this? I would rather say. पहले बहुत वो कंट्रोल करके रखते थे. 1991 में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन आया, सबको पता होगा, है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, है ना. लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन मतलब हम अलाउ कर रहे हैं, हम लिबरल हो जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप आओ बाहर से पैसा लेके आओ भाई, हमारा देश डेवलप नहीं हो रहा है, आप आओ यहाँ पे इंडस्ट्री डालो, फैक्ट्री डालो, आप बाहर से पैसे लेके आओगे, यहाँ पे हम आपको रिसोर्सेज देंगे, आप यहाँ पे आके क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, भाई हमारी कंट्री भी क्या करेगी, ग्रो करेगी. तो जिसको हम बोलते हैं फॉरेन से आके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है. तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या, ओपनिंग द डोर्स, हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हम आपको पूरी फैसिलिटी देंगे, आप बस क्या करो, फंड्स वगैरह लेके आओ. तो जब लिबरलाइजेशन हुआ तो जो करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ ना, ये बहुत बढ़ गया. अब अगर इसको मैनेज नहीं किया जाता, आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रेगुलेट करोगे, बोलोगे नहीं हम नहीं देंगे, इतनी परमिशन दो, 4 फॉर्म भरो, उसके बाद हम $2 आपको देंगे, तो लोग क्या होंगे, दे विल नॉट बी विलिंग, वो चाहेंगे ही नहीं कि हम आपकी कंट्री में आए. तो भाई अगर आपको लिबरलाइजेशन करना है, आपको यहाँ के लोगों को भी ईज प्रोवाइड करनी है कि आराम से फ्रीली आप एक्सपोर्ट करो, वहाँ के लोगों को भी करना है, तो आपको थोड़ा सा ठंडे होना पड़ेगा, थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा इन योर लॉज ऑल्सो. तो आपने लॉज को लिबरल किया, पर अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, बड़ी दिक्कत होगी. दिक्कत क्या होगी मैम, दिक्कत क्या होगी, आपको क्या लगता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट मैनेज नहीं करेगी तो दिक्कत क्या होगी? बहुत सारे रूल्स गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, आपको पता है. एक हमारे पास रूल्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रिटेंशन के. फॉरेन एक्सचेंज रिटेंशन के भी रूल्स है. जैसे आप गए दुबई घूमने, तो हमारे पास है अखिलेश, और अखिलेश की क्या हो गई, फाइनली बड़ी मुद्दतों बाद क्या हो गई, क्या हो गई, अरे बोलो ना. देखो अखिलेश, मैंने नहीं कहा कि तुम्हारी शादी हो गई, ये तुम्हारे जो नालायक लोग हैं ना और दोस्त है ना, यही बोल रहे हैं कि शादी हो गई, ब्याह हो गया. नहीं नहीं, अखिलेश की बड़ी मुद्दतों बाद क्या हो गई, जॉब लग गई. ठीक है, हाँ. तो अखिलेश की जॉब लगने के बाद ये सेलिब्रेट करने गया दुबई. इसने कहा कि जॉब लगी है तो भाई घूम घूम के आते हैं. अब दुबई गया था, ऐश करने गया था, तो इसने क्या किए, $20,000, मैं डॉलर ही बोल रही हूँ, उसका भी रीजन बताऊंगी, वाई एम आई नॉट यूजिंग स्पेसिफिक करेंसी, ठीक है, ऑफ एनीवेयर एल्स, मैं सिर्फ डॉलर क्यों बोल रही हूँ, उसका रीजन अभी आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल इस पे मत चर्चा करना शुरू करना, ठीक है. तो ये क्या गया, दुबई गया, और इसने यूज क्या किए, ड्रॉ किए $20,000. अब सोचा था बहुत ऐश करेंगे, यहाँ पैसे उड़ाएंगे, वहाँ पैसे उड़ाएंगे, बहुत कोशिश करके भी इसने खर्चा कितना किया, $1,000. $19,000 अब इसके पास क्या है, रखे हुए हैं. इसने कहा चलो रखते हैं अपने घर में आराम से, फिर कभी जाना हुआ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसके पास जाओ, इससे पैसे लो, ये करो वो करो. तो हम क्या करते हैं, इसको अपने घर में ही रख लेते हैं. क्या ये अपने घर में रख सकता है, क्या ये अपने घर में रख सकता है मैम? किसको पता चलेगा अपने घर में क्या दबा के रखा है? देखो जब तक कुछ पता नहीं चलता है तब तक तो लॉ का कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं होता है ना, तब तक आपको सजा नहीं मिलती है. तो लॉ हमारा ऐसा ही है कि सब्जेक्ट टू एविडेंसेस, सब्जेक्ट टू प्रूफ, तभी आपको सजा मिलती है. पर अगर लॉफुली बात करें तो ये नहीं रख सकता है. क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिटेंशन रूल्स लगे हुए हैं और उसमें बोला है कि अप टू $2,000 ही आप अपने पास रख सकते हो. ठीक है, अप टू $2,000 ही आप अपने पास रख सकते हो. मोर ओवर कॉइन्स जो होते हैं वो आप अपने पास रख सकते हो. तो चिल्लर तो जितने भर भर के रखने रख लो. ठीक है, समझ में आई बात? ये पढ़ना नहीं है हमें, ये सिर्फ मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैनेज करने की कोशिश कर रही है. क्यों कर रही है? ताकि वो एक कंट्रोल्ड मैनर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन कर सके. कंट्रोल्ड मैनर में मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो बच्चों, तो आप देखते हो ना, शेयर प्राइसेस अगर बहुत कम हुए हैं तो हम क्या करते हैं, और शेयर्स खरीद लेते हैं, ताकि अगर मार्केट बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. वैसे ही गवर्नमेंट
गवर्नमेंट भी यही काम करती है। एक्सचेंज रेट होता है, दिस एक्सचेंज रेट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स, राइट? द लेसर द एक्सचेंज रेट, द मोर डेवलप्ड द नेशन इज। हमारी इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही है अगर हमारा ये एक्सचेंज रेट कम है, हाँ या ना? अगर मान लो आ जाए 1 रुपी इज इक्वल टू $1, क्या बेहतरीन पोजिशन होगी इंडिया की, आप सोचो, है ना? तो हमें कोशिश तो यही करनी है ना? तो पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ गई इंडिया की। अब फिलहाल मैं इकोनॉमिक्स का क्लास तो ले नहीं रही हूँ, सो आई कट इट शॉर्ट। सिंपल बात इतनी है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको मेंटेन करने की, इसको मैनेज करने की, ताकि उनके हाथ में ये सारी की सारी मॉनेटरी सिस्टम या फ्लो हो। ठीक है, सो वेन एवर इट इज ड्रॉपिंग डाउन, गवर्नमेंट टेक्स एडिक्वेट मेजर्स टू परचेज इट, टू सेल इट एंड एवरीथिंग, राइट? गवर्नमेंट चाहते हैं कि उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा रहें या कम रहें? बोलो, गवर्नमेंट क्या चाहेंगे? मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम रहें, कम रहें? अरे नहीं मैम, किसको पैसा अच्छा नहीं लगता है? सब चाहेंगे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा रहे। मैम ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो आप बोल रहे हो, मतलब फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी, पहली बात आपने हमें बता दी, मतलब हम उसको डॉलर येन कुछ भी बोल सकते हैं। उसके रिजर्व्स मतलब वो हमारे पास भरा हुआ है, ठीक है? उसके आने का सोर्स क्या होता है मैम? वो आएगा कैसे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास आएंगे कैसे? मैम अगर यहाँ पे इंडिया से कोई एक्सपोर्ट करेगा तो पैसे आएंगे, है ना? तो इनफ्लो कैसे होगा? इनफ्लो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म, रेमिटेंसेस, बाहर के लोग यहाँ पे पैसा कुछ चीज़ का भेजें, कुछ भी। और आउटफ्लो कैसे होगा मैम? आउटफ्लो कैसे होगा? अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा यहाँ से देना पड़ेगा, है ना? एक बात की मैं क्लैरिटी कर दूं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब हमने इंडिया में सामान बनाया और ये सामान उठा के हम क्या कर रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं, और बाहर वाले लोग हमको पैसा दे रहे हैं। वो हमें क्या देते हैं मैम? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? दे विल मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वी डोंट मेक पेमेंट इन इंडियन रुपी, वी मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, ठीक है? तो इतनी बात फिलहाल के लिए दिमाग में रखना, ठीक है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वॉट एवर इट इज, राइट? देयर कुड बी अ लॉट ऑफ अदर रेमिटेंसेस, ट्रांजैक्शंस, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है या जाता है। गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहेगी कि उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते रहें। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में वो रेगुलेट नहीं करते हैं, वो मैनेज करते हैं। मतलब वो ये नहीं बोलते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए। अच्छा रुको मैं दिखाती हूँ, एक्टिविटीज नहीं, नो 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 नो, यस श्योर वी कम। प्रियम्बल या ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा नीचे आते हैं, प्रियम्बल या ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। दिस एक्ट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव क्या है? हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, and we want to promote the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। जैसे हमारे पास इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है ना? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक ऐसा एक्सचेंज या एक ऐसा मार्केट जहां पे स्टॉक्स की खरीद बिक्री हो रही है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की खरीद बिक्री हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है मैम? फॉरेन करेंसी प्लस सम अदर थिंग्स, राइट? उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कह रहे हैं, उसकी खरीद बिक्री हो रही है। अब ये ऑर्डरली डेवलपमेंट हो, मतलब ये डेवलप करे, ये ग्रो करे, पर एक ऑर्डर में करे, एक सिस्टमैटिक तरीके से करे। ये क्या चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है, ठीक है? इसके ऑब्जेक्टिव से वो लोग क्या लेके आए हैं? फेमा को लेके आए हैं, ठीक है? ओके मैम, नाउ Reserve Bank of India is the custodian of country's foreign exchange reserves and is vested with the responsibility of managing their investment। अगर मेरे पास पैसे रखे हुए हैं तो मैं पैसों को क्या आइडियल रखूंगी कि हाँ बस पड़े हुए हैं पैसे? मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज है, मान लो मेरे पास $100 है, ठीक है?
कंट्री के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया जैसे इंडियन करेंसी हम फ्रीली होल्ड कर सकते हैं, वैसे ये जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी होती है ये हम नहीं रख सकते, हमें क्या करना पड़ता है, वापस से दे देना होता है। ठीक है, ये रिटेन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस वी कैन होल्ड इन आर रेलिवेंट बैंक अकाउंट्स। अभी बैंक अकाउंट्स के बारे में अगर मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये क्या करना है, मैं वापस दे देना है। तो मैम ये किसके पास रहता है, ये आरबीआई के पास रहता है, आरबीआई या फिर ऑथराइज डीलर के पास रहता है। तो आरबीआई क्या कर रहा है, वो कस्टोडियन है, वो रेगुलेट कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है। एडी कौन है मैम, बैंक्स है। ठीक है, बैंक्स है। ओके, तो इनके पास रहता है। ठीक है मैम, तो अगर इनके पास रहेगा तो ये फंड्स वो आइडल नहीं रखेंगे, इन फंड्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे। तो इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी मैम, आरबीआई की। इन्वेस्ट करेंगे, उस पर पैसे कमाएंगे यार। कोई इकोनॉमी है डूब रही है, उसको डॉलर चाहिए, उसको डॉलर देंगे भी। ठीक है ना, हमारे पास जितना ज़्यादा डॉलर रहेगा, जितने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रहेंगे, हम उतनी बेटर पोजीशन में रहेंगे ना। ठीक है, ओके मैम। However, Enforcement Directorate is entrusted with the responsibility for enforcement of the act. तो जहाँ पे भी नॉन एनफोर्समेंट होता है, they step in and they take relevant actions. ठीक है मैम। Why FEMA? To facilitate cross-border trade and cross-border capital flows. Capital flows you'll understand a little later. Exchange control law was introduced to defense of India rules by Britishers. सबसे पहले 1939 में ब्रिटिशर्स ने ये वाला लॉ इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद फेरा आया था हमारे पास 1947 में, पर एक और फेरा आया था हमारे पास 1973 में। ये बहुत समय तक चला, बट आफ्टर लिबरलाइजेशन हमें क्या लगा कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा है, तो इट वर लेड टू रिपील ऑफ फेरा, मतलब फेरा हट गया और हमारे पास क्या आया, फेमा। फेमा ब्रॉट इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जून 2000। ठीक, एकदम बेसिक्स, ये सब बहुत पढ़ने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रूल्स मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर सेक्शन 46 ऑफ फेमा। फेमा के साथ हम पढ़ते हैं रेगुलेशंस मेड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 47 ऑफ फेमा। मास्टर सर्कुलर या डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई एवरी ईयर। नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई। और आरबीआई ने एक रिलीज की है लिस्ट एफएक्यूज की, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वो भी हमें हेल्प करता है टू इंटरप्रेट व्हाट फेमा लॉज आर ऑल अबाउट। ठीक है, the Foreign Exchange Management Act is read with all these things, and these are the basics of FEMA Act. FEMA Act कब आया, 1 जून 2000 से इफेक्टिव हुआ। ठीक है, इसको रिप्लेस करके आया। इसके पहले क्या लॉ था, फेरा था, उसको रिप्लेस करके आया। मैम क्यों आया, इन दो ऑब्जेक्टिव के साथ आया। और बाकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये फीचर्स हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमारे लिए फीचर्स पढ़ना आसान होगा फेमा की। ठीक है, ठीक है मैम। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अ वंडरफुल फर्स्ट कंसेप्ट। बेसिक सबको समझ में है ना, थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया है ना, क्या फेमा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला और आज के क्लास का वन एंड ओनली कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वैसे इसको PRI भी बोल देते हैं और PRII भी बोल देते हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए हम PRII लिख देते हैं, और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए हम PROI लिख देते हैं। ठीक है, PRI एंड PROI। अब मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस लिखूंगी, आप कोशिश करना कि उसका आंसर मुझे दे पाओ। ठीक है, हाँ लिखना स्टार्ट कर दो। If I am doing a job in India, can I send gift to my sister residing in London? Question number 2. Question number 2.
नहीं, अभी तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं. We can start. If I go out for a job and earn in dollars, do I need RBI's permission to spend those dollars? ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन. अब तीसरा क्वेश्चन एक और लिखो. I have extra funds and wish to invest the same by buying a property in Dubai. Can I do so? ये क्या हो गया? देखो, सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो मैनेज कर रही है फॉरेन एक्सचेंज किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, आप किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो. आप जैसे ही यूज़ हो जाता है आप उसको रखिए मत, आप उसको वापस कर दीजिए, ताकि सारा का सारा कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या रहे, गवर्नमेंट के पास रहे. वो अपने इस रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, वो एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा मैनेज कर सके, वो चीज़ों को स्मूथ कर सके और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सके इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, बहुत सारे इकोनॉमिक के कंसेप्ट यहाँ पे लगते हैं. बट फिलहाल हम लॉ पढ़ रहे हैं, सो विल नॉट गेट इन टू दैट. ठीक है, हम लॉ की बातें करेंगे. ठीक है मैम, मतलब कभी भी अगर हमें यहाँ से पैसा किसी को देना है फॉर व्हाट्सोएवर पर्पस, या वहाँ से पैसा लेना है फॉर व्हाट्सोएवर पर्पस, मतलब एनी ट्रांजैक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन अ करेंसी अदर दैन इंडियन रुपी, है ना. इंडियन रुपी में हम नहीं काम कर रहे हैं, हम फॉरेन करेंसी में काम कर रहे हैं. फॉरेन करेंसी या तो हमें मिलेगी या तो हम देंगे, तो उस सिचुएशन में वो फेमा के तहत आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत. इसमें क्या है, अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, हमारे पास एक ऑथराइज्ड पर्सन भी है, बैंक्स भी हैं जहाँ से जाके हम लेते हैं या देते हैं, क्योंकि फ्रीली हर किसी के पास तो अवेलेबल नहीं होता है ना. हम बाहर बनिया की दुकान पे निकल के नहीं बोल सकते भाई $10 दे देना. जैसे हम छुट्टा करा लेते हैं, 500 का छुट्टा नहीं है, 5 5 के 5 नोट दे देना ना, 100 के. तो वैसे तो हम करा नहीं सकते. हमें कभी भी अगर चाहिए फॉरेन करेंसी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज डीलर के पास जाना पड़ेगा. या आज के समय में दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल कार्ड्स, या आप बोलो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह. तो इन सब में क्या है, ये फीचर अब हमें अवेलेबल मिलता है कि हम कोई अगर बाहर की वेबसाइट है उससे हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हम डॉलर में पेमेंट करके खरीद सकते हैं. अगर हम कहीं बाहर दूसरी कंट्री में घूमने जाते हैं वहां पे हम उस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. बट दैट इज ऑल सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, या फिर इट इज ऑल बीइंग मैनेज्ड बाय आरबीआई. तो ऐसा नहीं है आरबीआई ने आपके ऊपर नजर नहीं रखी हुई है. जैसे आरबीआई आपके बैंक अकाउंट को ट्रेस करती है, वैसे ही आरबीआई इन कार्ड के ट्रांजैक्शंस को भी ट्रेस कर रही है. ठीक है, तो हर एक चीज़ पे लिमिट है, सब चीज़ें हैं. फिलहाल इतना हमें समझ में आया कि मैम अगर हमें फॉरेन करेंसी देनी है या लेनी है, वी नीड सर्टेन अप्रूवल्स, है ना. किसी से तो पूछना पड़ेगा. ठीक है, किससे पूछना पड़ेगा, कब पूछना पड़ेगा, क्या बिना पूछे काम चलेगा, ये सब अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है. 3 सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं. अगर मैं इंडिया में जॉब कर रही हूँ और मैं गिफ्ट भेजना चाहती हूँ अपनी सिस्टर को इन लंदन, क्या मैं दे सकती हूँ, क्या मैं दे सकती हूँ, क्या कहता है आपका दिल. अभी आपने कोई लॉ तो पढ़ा नहीं है, तो वही बता सकते हो जो आपको इन जनरल लगता है या इन जनरल पता है. हाँ मैम, ठीक है. अगर मैं इंडिया के बाहर जाके जॉब कर रही हूँ और वहीं पे डॉलर्स में कमा रही हूँ, तो क्या मुझे आरबीआई से पूछना पड़ेगा उन डॉलर्स को खर्च करने के लिए, बोलो. अगर आरबीआई से पूछूंगी मैं और फिर खर्च करूंगी तो मतलब
मुझे अगर जाके बाहर शॉपिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास इंडियन रुपीस तो मैं खर्च कर ही नहीं सकती, अगर मैं वहीं कमा रही हूँ तो मुझे डॉलर्स में ही खर्चा भी करना पड़ेगा ना। डॉलर में कमा रहे हैं, डॉलर में खर्चा करना है, इंडियन रुपी में तो खर्चा हो नहीं रहा है। तो हर समय कैसे आरबीआई की परमिशन हम ले पाएंगे? तो नहीं मैम, इस केस में तो नहीं ज़रूरत होगी। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लूँ दुबई में, तो क्या मैं खरीद सकती हूँ? जैसे बड़े बड़े सेलेब्स करते हैं ना, अलग अलग जगह उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो क्या होगा? हाँ मैम, शायद यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। यस, बट मे बी, है ना। सो यस, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, हाँ ओके। अगर मैं आपसे एक चौथा सवाल और पूछूं, एक चौथा सवाल मैं आपसे और पूछती हूं। आई वर्क इन दुबई and want to buy a property in दुबई, क्या मैं कर सकती हूँ? यस और नो, बोलो। मैं दुबई में ही काम कर रही हूँ, वहीं पे कमा रही हूँ, क्या मैं वहां पे एक घर खरीद के रह सकती हूँ? या वो लोग मुझे नहीं रहने देंगे कि तुम तो इंडिया की हो, निकल जाओ यहाँ से? नहीं मैम, यहाँ पे आपने क्लियर कट आंसर दिया मुझे यस। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिफरेंस क्या था? एक पॉइंट में आई एम अर्निंग इन दुबई ओनली, मतलब वहीं का पैसा मैंने कमाया और वहीं पे मैं खर्च कर रही हूँ। दूसरे में मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं रुपी कमा रही हूँ और रुपी को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इनटू अ फॉरेन करेंसी, और फिर मैं मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री से और कम कर रही हूँ। वहां पे तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो रहा है, ना फॉरेन एक्सचेंज आया ना फॉरेन एक्सचेंज गया, आप वहीं पे कमा रहे हो, वहीं पे खर्चा कर दिया। गवर्नमेंट को क्या मतलब होगा इससे? कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये खर्चा करने के लिए आप इंडिया के, हमारी इकोनॉमी के फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कम कर रहे हो। तो यहाँ पे वो आपसे सवाल जवाब करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि भाई हमारे पास कुछ लोग होते हैं ऐसे जो रेसिडेंट हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन रेसिडेंट हैं। दोनों के लिए लॉज कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? जो इंडिया में रह रहा है वो खर्चा इंडिया में आराम से कर सकता है ना। अगर आपका शौक है कि नहीं आपको बाहर जाके ये करना है, बाहर जाके वो करना है, तो भाई आप यहाँ के वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। और जो नॉन रेसिडेंट है, आप बाहर कमा रहे हो, आपको बाहर जितना खर्चा करना है करो ना। आपको सारे के सारे खर्चे डॉलर्स में या किसी और करेंसी में ही करने होंगे, इट इज फाइन, इट इज अलाउड, यू कैन डू दैट, राइट। तो दोनों के लिए क्या लॉ सेम हो सकता है? नहीं मैम। तो पहली बात, अंडर पेमा laws are different for resident and non-resident. Resident and non-resident. Citizenship is irrelevant for determining residential status. रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए सिटीजनशिप इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम इंडिया के ही सिटीजन हो सकते हैं, पर हम बाहर चले गए और बाहर जाके क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पे कमा रहे हैं, आप आराम से, आप नॉन रेसिडेंट हो गए, आप वहां पे जाके क्या करिए, खर्चा करिए। ठीक है, तो वहां पे फ्लेक्सिबल चीजें होती हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है, क्या एक बंदा रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, क्योंकि जब हम ये समझ पाएंगे तभी हम इसके आगे का कोई भी प्रोविजन समझ पाएंगे कि भाई अगर आप रेसिडेंट हो तो आपके ऊपर ये लगता है, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपके ऊपर ये लगता है।
ठीक है, तो सबसे पहली चीज फेमा में हमें क्या समझनी जरूरी है, वेदर अ पर्सन इज अ रेसिडेंट और अ पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ओके मैम। ये एक लड़की है, इसको कुछ पैसे भेजने हैं इन दैट फॉरेन करेंसी टू सम फॉरेन प्लेस। ठीक है, ये आई हमारे पास और इसने हमसे पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। हमसे कंसल्टेंसी लेने आई है, इसने हमसे क्या पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो हमने पूछा बताओ तुम पीआरआई हो या तुम पीआरओआई हो, क्योंकि भाई लॉ तो अलग अलग है। तो पहले तुम बताओ कि तुम रेसिडेंट हो या तुम नॉन रेसिडेंट हो, है ना। जो भी होगी उसके हिसाब से हम तुम्हें लॉ बता देंगे। उसने कहा यार कैसे डिटरमाइन करते हैं कि मैं रेसिडेंट हूँ या नॉन रेसिडेंट हूँ, मुझे तो नहीं पता। तो हमने कहा चेक करो, 182 डेज, मोर दैन 182 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अभी ये लिखना नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं उसको बहुत कुछ आपको बताना है। ठीक है, हाँ, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज एक्ट एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाले कंसेप्ट से भी इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि इनकम टैक्स में ऑल दो चीज़ यही है, पर थोड़ी सी मैं अभी आपको डिफरेंस बताती हूँ, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना। एंड डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम कंपनीज एक्ट ऑल्सो। ठीक है, कंपनीज एक्ट में एक कंसेप्ट आता है 1% कंपनी का, जिसमें दिया हुआ है कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हम चेक करते हैं 120 डेज वाला क्राइटेरिया, है ना। तो डोंट गेट इनटू दैट, यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। ठीक है, ठीक है मैम। तो 182 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है ये पिछले साल 182 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रही हो, पर अब ये इंडिया के बाहर है, अब ये इंडिया के बाहर है। अब इस पूरे साल इसको ट्रांजैक्शन करना है या ना। इस पूरे साल इसको ट्रांजैक्शंस कुछ कुछ करने हैं। अभी ये इंडिया में है या इंडिया के बाहर चली गई, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट करेंट ईयर। करेंट ईयर में हो सकता है ये कभी आउट ऑफ इंडिया हो या हो सकता है इन इंडिया, हो सकता है आउट ऑफ इंडिया हो या हो सकता है इन इंडिया हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाली हूँ, बहुत ध्यान से लगा के फोकस करके सुनो। करेंट ईयर में पिछले साल ये 200 दिन इंडिया में रही थी, ठीक है, ये पूरे 365 दिन इंडिया में रही थी। करंट ईयर जैसे ही शुरू हुआ, इसकी जॉब लग गई इंडिया के बाहर और ये बाहर चली गई। ठीक है, वहां जाके इसने कुछ डॉलर्स कमाए। ठीक है, और ये वही रेमिट करना चाहती है, देना चाहती है बाहर के ही किसी बंदे को। हमने कहा पिछले साल तो आप क्या थी, पिछले साल आप 365 दिन इंडिया में रही हो, दैट मीन्स मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, सो यू आर स्टिल अ रेसिडेंट। और भाई क्योंकि आप रेसिडेंट हो तो आपके ऊपर नियम स्ट्रिक्ट हैं, आप पैसे नहीं दे सकते अपने डॉलर। वो बोलेंगे मैं अपने जो डॉलर कमा रही हूं मैं वो नहीं दे सकती, या मैं बाहर चली गई हूं मुझे तो बहुत ज्यादा खर्चा करना है। यू गेट माई पॉइंट। अंडर फेमा, residential status will never be for an year. Residential status will be at a particular date. मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अंडर फेमा, residential status is not determined for a financial year, rather it is at a particular date. ठीक है, बस ये दिमाग में रख के, इस लाइन को दिमाग में रख के पूरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस लाइन को दिमाग में रख के पूरा का पूरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आप समझ लो कि फेमा का क्वेश्चन अगर आता है तो 90% चांसेस होते हैं कि यही क्वेश्चन आता है, पीआरआई का और पीआरओआई का। ठीक है, ओके। सो
now you can write status depends at, or status is determined at the time of entering into a transaction. What you are, PRI or PRO, person. Although person includes a lot of things as given under income tax, but first we will discuss about an individual. ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. तो ऑल्दो हम यहाँ पे पहला शब्द क्या बोल रहे हैं, पर्सन. पर्सन का मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं. HUF, हाँ, अच्छा फुल पेज दिखाऊँ. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, राइट, बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं. तो यहाँ पे भी हम पर्सन को सब समझते हैं. प्लस देयर इज सर्टन मोर थिंग ऑल्सो जो मैं बताऊंगी. फिलहाल सबसे पहले जो हम रेसिडेंशियल स्टेटस समझने वाले हैं वो हम क्या समझने वाले हैं, एक इंडिविजुअल का. ठीक है, एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा ये हमको समझना है. आप लिख लिया सबने? लिखो लिखो लिखो. अरे यार, ऊपर नीचे. चलो, written everyone. Okay. So now let's begin the definition of PRI and PROI. आज के क्लास का पहला कंसेप्ट. For individuals. For individuals. सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज हम देखते हैं, इफ यू रिसाइड इन इंडिया. पहले ही मैंने बता दिया सिटीजनशिप इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो आप इंडिया के सिटीजन हो या आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप इंडिया में रहे हो पिछले साल फॉर मोर देन 182 डेज, मोर देन है, मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन 182 डेज से ज्यादा इन प्रीवियस ईयर. तो अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, PRI कहलाएंगे. ठीक है, अब इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है. इतनी सिंपल होती तो मैं एक झटके में आपको बता देती, इतनी भूमिका नहीं बनाती. ठीक है, डेफिनेशन में काफ़ी कुछ और है. दो सिचुएशन आ सकती है, या तो आप रहे हैं और या तो आप नहीं रहे हैं. ठीक है, अगर आप रहे हैं, अगर आप रहे हैं तो दो सिचुएशन हो सकती है. हैज ही
गॉन आउट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के बाहर गए हैं इन करंट ईयर, इन करंट ईयर, क्या आप करंट ईयर में इंडिया से बाहर चले गए हैं? मैं दिखाऊंगी यार, इतना लिखने पे फोकस मत करो, मैं दिखाऊंगी, ठीक है? पहले मेरी बात सुनो। क्या आप, और आपको पूरा ये चार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है? क्या आप इंडिया के बाहर गए हो करंट ईयर में? अगेन दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हम गए हैं और या तो हम नहीं गए हैं, ठीक है? या तो हम गए हैं या तो हम नहीं गए हैं। अगर हम गए हैं इंडिया के बाहर तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हम इंडिया के बाहर गए हैं फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, और या तो हम इंडिया के बाहर गए हैं फॉर अदर दैन स्पेसिफाइड पर्पस, अदर दैन स्पेसिफाइड पर्पस। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं पिछले साल में, मतलब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फिक्टिशियस एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं 2023-24 को मैं लिख देती हूँ प्रीवियस ईयर, और 24-25 को मैं लिख देती हूँ लेट्स से करंट ईयर। तो मतलब मैं यहाँ पे कहीं हूँ, ठीक है? यहाँ पे मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है फॉरेन एक्सचेंज में, तो मुझसे पूछा जाता है कि क्या तुम रेसिडेंट हो या तुम नॉन रेसिडेंट हो। तो मैंने कहा कैसे डिटरमाइन करें ये, चलो देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहला सवाल मुझसे पूछा गया, क्या प्रीवियस ईयर में, क्या इस साल में तुम इंडिया में मोर दैन 182 डेज रही थी? आई सेड येस, आई स्टेड इन दिस प्रीवियस ईयर फॉर एब्सोल्युटली 365 डेज। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं पूरे साल क्या थी, इंडिया में ही रही थी, ठीक है? तो मतलब ये वाली कंडीशन तो मैंने पूरी कर दी, तो मतलब ये हो गया येस। अब मुझसे दूसरा सवाल पूछा गया, क्या तुम इस करंट ईयर में इंडिया के बाहर गई हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो करंट ईयर में, अभी तो मैं इंडिया के बाहर ही हूं। मतलब हाँ मैम गई हो। तो पूछा जाता है कि किस पर्पस के लिए गई हो? मैंने कहा मैं तो छुट्टी मनाने गई हूं। छुट्टी मनाने गई हूं मतलब आई एम ऑन अ वेकेशन, मैं 10 दिन 15 दिन आराम से रिलैक्स करने गई हूं, फिर वापस आ जाऊंगी। तो अब आपको क्या लगता है, ऐसे बंदे को रेसिडेंट बोलना चाहिए कि नॉन रेसिडेंट बना देना चाहिए? बोलो क्या कहता है आपका दिल, क्या मैं रेसिडेंट हूं कि नॉन रेसिडेंट हूं? अरे यार रेसिडेंट ही रहूंगी ना मैं। तो आई विल बी कॉल्ड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है? अब दूसरी बात सुनो, मैं करंट ईयर में इंडिया के बाहर चली गई हूं। पहला सवाल, क्या आप पिछले साल में इंडिया में थी? मैंने कहा हाँ, मोर देन 182 डेज आई वॉज देयर इन प्रीवियस ईयर इन इंडिया ओनली। क्या आप अभी इंडिया के बाहर गए हो? हाँ मैं इंडिया के बाहर गई हूं। आप किस पर्पस के लिए गए हो? मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए गई हूं, मेरी वहां जॉब लग गई है, अब मैं वहां पे जॉब करने वाली हूं। क्या मैं रेसिडेंट हूं या मैं नॉन रेसिडेंट हूं? अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है मैम? अब आपको हम बोल सकते हैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब एक नॉन रेसिडेंट आप हो गई। कब से हो गई मैं? ऐसा नहीं है कि मैं इस ईयर में नॉन रेसिडेंट हूं, इसमें रेसिडेंट थी, और अगर इसमें इसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे तो आज के डेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि जब रेसिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन करते हैं तो इट इज एट अ पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पे कोई ईयर के लिए नहीं होगा, आई विल बी PROI फ्रॉम द डेट व्हेन आई मूव्ड टू फॉरेन नेशन, है ना, और आउटसाइड इंडिया। जिस दिन मैं इंडिया के बाहर गई इन पर्पसेस के लिए, स्पेसिफाइड पर्पसेस यहां पे और भी हैं, इन पर्पसेस के लिए जिस दिन मैं इंडिया के बाहर गई उस दिन से मैं क्या हो गई, PROI। उसके बाद मैं कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करूंगी तो किस कैपेसिटी में कर रही हूं, PROI की कैपेसिटी में, ठीक है? तो मेरे ऊपर अलग लॉज लगेंगे, ठीक है? पर अगर मैं इंडिया के बाहर छुट्टी मनाने गई हूं तो भले ही मैं इंडिया के बाहर हूं, आई एम स्टिल अ PRI। क्यों? क्योंकि आई हैव नॉट गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर दी स्पेसिफाइड पर्पसेस, ठीक है?
स्पेसिफाइड पर्पसेस का इंटेंशन क्या होता है? सेटल डाउन होने के लिए वहां पे, ठीक है, सेटल डाउन होने के लिए। अगर आप ट्रेनिंग के लिए गए हो, 3-4 दिन के लिए गए हो, नहीं, आपका पर्पस सेटल डाउन थोड़ी ना होना है, आप वापस आओगे। तो इट इज फॉर पर्पसेस अदर देन स्पेसिफाइड, यू विल स्टिल बी कॉल्ड एज अ पीआरआई ओनली। बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? पक्का? ठीक है, तो मैं धीरे धीरे ना थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाती भी जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी बताती हूँ, पूरा बताती हूँ। एक दिन की बिजनेस मीटिंग के लिए गए तो क्या पीआरआई होंगे कि पीआरओआई होंगे? आप बताओ बच्चे। रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? मैम रेसिडेंट ही होंगे। एक दिन की मीटिंग के लिए गए, एक दिन के लिए क्या उसको हम लोग पीआरओआई बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सुनो। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। A person residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year। मतलब एक ऐसा बंदा जो इंडिया में रहा है फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहा है, उसको हम बोलेंगे पीआरआई। पर डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करेगा? एक ऐसे बंदे को, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, जो अभी इंडिया के बाहर गया है या इंडिया के बाहर ही रह रहा है, किसी भी केस में, किसी भी केस में, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए गया है, फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड अ बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया। बिजनेस और वोकेशन समझते हो ना आप, है ना? जैसे हम लोग क्या करते हैं, वोकेशनल कोर्सेज वगैरह भी जो होते हैं ना, तो उस तरीके का आप कुछ वोकेशन कर रहे हो, आप हाँ बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी ऐसा करने गए हो, अपना रोजी रोटी जो कमाते हैं ना उसको, तो वो करने गए हो। एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जॉब करने गए हो, बिजनेस या वोकेशन, दे कम इन द सेम लीग, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। और तीसरा, for any other purpose in such circumstances as would indicate his intention to stay outside for an uncertain period। जैसे यूजुअली गर्ल्स होती हैं आफ्टर मैरिज, अगर उनका जो स्पाउस है वो कहीं बाहर रह रहा है और वहीं सेटल्ड है, वही एक लड़की उठ के क्या हो गई, शादी के बाद वहां चली गई, तो शी इज गोइंग देयर फॉर अन अनसर्टेन पीरियड ओनली ना। आप ना तो जॉब के लिए जा रहे हो, ना बिजनेस के लिए जा रहे हो, किसी और पर्पस के लिए जा रहे हो, पर आपका पर्पस ऐसा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप पता नहीं कितने समय तक वहीं रहने वाले हो, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन में वापस आ जाने वाले हो, राइट? तब आप वहीं रहने वाले हो। तो ये 3 पर्पसेस के लिए अगर कोई इंडिया के बाहर गया है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है, जिस दिन वो बाहर गया उस दिन से वो क्या बन गया? क्या बन गया? PROI, ठीक है, PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन गया, ठीक है। See, the following persons are not PRI even though they may have resided in India for more than 182 days। तो भले ही आप 180 दिन मतलब 182 डेज से ज्यादा रहे थे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? ठीक है मैम। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं। आप इंडिया में रिसाइड किए हो फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस। अब देखो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, टैक्स में आपने कुछ और पढ़ा हो, बट क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद यहाँ पे भी इलास्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स कर लोगे ना, और वहाँ पे भी अच्छे से किए रहोगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बल्कि आपको एक और क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, यू कैन मेक अ कंपेरिजन चार्ट, है ना? हाँ, वो थोड़ी देर में ये यूज टू हो जाओगे, ठीक है। अब चलो दूसरी बात सुनते हैं कि हाँ मैम, हम तो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहे हैं इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो पहली चीज तो कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी, मैं ये दूसरे कलर से लिख रही हूं, हैज ही कम टू इंडिया इन, अच्छा इन हटा देते हैं, हैज ही कम टू इंडिया, तो फॉर
specified purpose, other than specified purpose. ये क्या है मैम? आपने थोड़ा सा छोटा पॉइंट लिखा है और ये क्या लिखा है? अब मेरा एग्जाम्पल फिर से सुनना, मैं ये थोड़ा सा इरेज कर दूं क्या? ठीक है, अब मेरा एग्जाम्पल बहुत ध्यान से फिर से सुनना। मैं बाहर ही रहती हूँ, ठीक है, कहाँ करती हूँ? जॉब करती हूँ दुबई में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। अक्सर बच्चों के साथ ये डिलेमा होता है, ठीक है, बच्चों को लोग कुछ कितना भी बोल दें कि अरे देखो इसको माँ बाप की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, पर क्या होता है भाई, आप बाहर निकलते हो तो आपको लगे भी, फील हो भी, तो भी आप नहीं आ सकते हो। तो मान लेते हैं कि किसी के पेरेंट्स हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, ऐसा कभी भगवान ना करे हो, बट अनवेल है, ठीक है। तो अब क्या करूँगी मैं? आऊँगी कि नहीं आऊँगी? मैम वो तो आप जानो, मान लो मैं आती हूँ इंडिया, ठीक है ना। हाँ, तो मैं यहाँ से जॉब कर रही थी बाहर ही, यहीं पे मैं जॉब करने बाहर चली गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता चला, या फिर यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब है, तो मैं आई यहाँ पे, ठीक है। और अब उनकी तबीयत ठीक हो नहीं रही है, तो मैं अभी यहीं पे हूँ, मुझे लगता है कि नहीं आई शुड बी विद देम, तो मैं यहीं पे हूँ। मतलब इस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मैं 200 दिन इंडिया में ही रह गई, मैं 200 दिन इंडिया में ही रह गई, और अब यहाँ पे मैं हूँ, अभी भी मैं इंडिया में ही हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है, दे वांट टू डिटरमाइन माय रेजिडेंशियल स्टेटस, कि मैं रेसिडेंट हूँ या पीआरआई हूँ या पीआरओआई हूँ, क्या हूँ मैं, ठीक है। तो अब उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा, क्या तुम पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रही थी? बोलो आंसर यस और नो। यस मैम, 2023-24 की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो मैं 200 दिन रही थी, तो यस आई रेसाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो ये बात तो सच है, ठीक है। तो दूसरा मुझसे पूछते हैं, क्या तुम इंडिया स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आई हो या अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आई हो? मैंने कहा मैं तो इंडिया आई हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तबीयत नहीं ठीक है। मतलब तुम जॉब वॉब करने नहीं आई हो, तुम यहां सेटल डाउन होने नहीं आई हो, तुम वहीं पे रहती हो, ये क्या रहा है, ठीक है, तुम वहीं पे रहती हो। हाँ यार, मैं तो वहीं पे रहती हूँ। तो अब आपको क्या लगता है, क्या मैं रेसिडेंट होंगी या मैं पीआरओआई होंगी? विल आई बी पीआरआई और पीआरओआई? मैम सब के सब यही बोल रहे हैं, मैम आप तो परदेसी ही हो, है ना। तो फॉर other than specified purpose, I will be a PROI, despite the fact that I have stayed in India in the previous financial year for more than 182 days. ठीक है, I've stayed in India for more than 182 days in previous year. ठीक है, अगर मैं स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आई हूँ, स्पेसिफाइड पर्पस मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, वोकेशन हो गया, है ना, या फिर एनी अदर पर्पस जो कि ये स्पेसिफाई करे या ये इंडिकेट करे कि मेरा पर्पस ऑफ इंटेंशन इज फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, मतलब यहाँ पे मैं अब रहने वाली हूँ, जॉब वॉब मैं छोड़ के आ गई, ना तो मैं बिजनेस करने आई हूँ, ना तो मैं वोकेशन करने आई हूँ, ना मेरे पास यहाँ पे कोई जॉब है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि अब जो करना है यही करना है ना। जरूरी नहीं है आपके पास जॉब हो ही, अगर मैं यहां से बाहर जा रही हूँ ये सोच के कि नहीं अब तो वहीं पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, दे मूव टू अ डिफरेंट नेशन, कि नहीं हमें इंडिया में नहीं रहना, हम तो कनाडा जाएंगे भाई, तो कनाडा अगर हम जाएंगे भले ही जॉब हो या ना हो वहां पे सर्च करेंगे, है ना। अ लॉट ऑफ पीपल माइग्रेट टू कनाडा, इफ यू नो दैट, है ना। पहले तो स्थिति अच्छी थी, अब तो उतनी अच्छी भी नहीं है खैर, पर फिर भी बहुत सारे लोग जाते हैं। हाँ, यूजुअली यस यू कैन कॉल इट अ मिनी पंजाब, यूजुअली पंजाबीज बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं टू कनाडा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बस ये सोच लेते हैं कि नहीं वहां जाके कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, तो आपके पास रेडी जॉब अवेलेबल नहीं है, आपके पास रेडी बिजनेस अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप जा रहे हो। तो अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, फेमा में व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द इंटेंशन, कि आप किस इंटेंशन के साथ यहाँ आए हो। अगर आप इंटेंशन ये है आपका कि आप सेटल डाउन होने आ रहे हो,
तो आप जिस दिन आए उसी दिन आप पीआरआई बन गए। अगर आपका ये इंटेंशन है बाहर जाके कि आप क्या करने के लिए जा रहे हो, सेटल डाउन होने जा रहे हो, तो आप जिस दिन गए आप उसी दिन से हमने आपको पीआरओआई मान लिया। ठीक है, समझ में आई बात? सबको समझ में आई? पक्का? ठीक है, अभी कुछ और है, इतना खत्म नहीं हुआ है। ठीक है मैम, ओके, अब फिर से पढ़ाती हूँ सेकेंड वाला पॉइंट। A person in India, residing in India for more than 182 days during preceding financial year, but does not include a person who has come to or who stays in India in either case otherwise than, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, ये जो अदरवाइज दैन लिख दिया ना, ये पूरे के पूरे इंटरप्रिटेशन को कॉम्प्लिकेट कर देता है। फिर भी सुनना। फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया or for carrying on in India business or vocation, or for any other purpose in such circumstances as would indicate his intention to stay in India for an uncertain period. ठीक है, तो ये तीन चीज तो हमें समझ में आ गई, हाँ या ना? एक पर्सन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा है फॉर मोर देन 182 डेज। अगर वो अभी इंडिया के बाहर चला गया है एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या कोई भी ऐसे पर्पस के लिए जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब वो वहीं रहेगा, तो वो उस दिन से क्या हो गया? पीआरओआई हो गया। अगर कोई ऐसा बंदा जो पिछले साल तो 182 डेज से ज्यादा रहा है पर वो इंडिया में आया था, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आया था, बिजनेस के लिए नहीं आया था, ऐसे किसी पर्पस के लिए नहीं आया था जो ये इंडिकेट करे कि वो यहीं रहने वाला है, मतलब हो सकता है छुट्टी मनाने आया था, 300 दिन रह गया, उसको इंडिया इतना पसंद आया, इंडिया में इतना कुछ है घूमने के लिए, वो घूमता ही रहा। हो सकता है जो मैंने आपको केस दिया था कि आए थे भाई हम देख रेख करने, वो किसी की तबीयत नहीं ठीक हुई तो हम रह गए, तो हम ज्यादा दिन रह गए, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम यहीं के रेसिडेंट हो गए, हम यहीं के निवासी हो गए। नहीं, हम वहां जॉब कर रहे हैं, हम वहीं के हैं। वी आर अ पीआरओआई ओनली। अभी भी मेरे को वहीं से डॉलर से ही पेमेंट मिल रही है ना। इंडिया में मैं थोड़ी ना कमा रही हूँ, रोजी रोटी मेरी कहाँ से आ रही है? वहीं से आ रही है। ठीक है, तो आई विल स्टिल बी कॉल्ड एज अ पीआरओआई डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं 182 डेज से ज्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रही हूं। इतनी बात समझ में आई? तो थोड़ा सा और घुमाऊं, समझ में आई इतनी बात सबको एकदम अच्छे से? चल, अब यहां पे ये पॉइंट लिखा है और उसके बाद दो एक्सेप्शंस लिखे हैं, है ना। मतलब बेसिक क्राइटेरिया या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एक ऐसा बंदा जो पिछले साल इतने टाइम पीरियड के लिए रहा हो उसको हम पीआरआई मानेंगे, पर इन दो लोगों को हम पीआरआई नहीं मानेंगे, है ना। यही लिखा है ना। मतलब क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूं कि मैम जो पिछले साल 182 डेज से ज्यादा रहा ही नहीं है उसको हम सीधे सीधे बोल दें कि ये पीआरओआई है? हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। नहीं, सुनो, प्रोविजन हमको यही कहता है, ठीक है। देखो मैंने शायद चार्ट्स में भी बनाया हुआ है आपको। रेसिडेंशियल स्टेटस हम जब डिटरमाइन करते हैं तो देखो प्रोविजन हमको यही कहता है कि अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इफ रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, यस, हैज ही गॉन आउट ऑफ इंडिया, यस, फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, तो वो पीआरओआई हो जाएगा फ्रॉम द डेट जिस दिन वो चला जाता है बाहर। अगर नहीं तो वो पीआरआई ही रहेगा, ठीक है। अगर वो इंडिया में आया है फॉर स्पेसिफाइड पर्पस तो वो पीआरआई हो गया, और अगर अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस तो वो पीआरओआई हो गया, ठीक है। ये कंडीशंस हमने तब लगाई जब वो पिछले साल इंडिया में रहा है फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। अगर नहीं रहा है, क्योंकि देखो ये है, उसके बाद ये दो एक्सेप्शंस हैं। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 182 डेज से अगर कम रहोगे तो भी आप पीआरआई कहला सकते हो, पर ये जो वर्ड्स आ गए ना अदरवाइज दैन, ये इस पॉइंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसके इंटरप्रिटेशन को। इसका इंटरप्रिटेशन अब हमसे कुछ और भी कहता है,
क्या कहता है मैम, क्या कहता है मैम? यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे हम लोग और उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, आपने ये चार्ट नहीं बनाया है, जो मैंने बोला भी नहीं था बनाने को, आप यहाँ पे स्टार मार्क करोगे। समझ में आई बात? यहाँ पे स्टार मार्क करोगे और आगे पीछे नीचे ऊपर जहाँ पे भी जगह मिले, हाँ ये नीचे जगह है ना, तो यहाँ पे ही लिख लो। ठीक है, if a person has not resided for more than 182 days in previous financial year, in previous financial year, but has come to India for employment, business oblique vocation, business oblique vocation, or any purpose which indicates intention of staying for uncertain period, then such a person shall be considered as PRI from the date he comes to India. From the date he comes to India. ठीक है, ये लिख लिया तो अब कॉपी में एक लाइन और लिखो। ये लिख लिया सबने? ठीक है, पहले मैं ये एक छोटा सा वापस से सम अप कर रही हूँ। एक पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट या बेसिक क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बोलता है कि मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आप रहते हो तो आप क्या कहलाते हो? PRI कहलाते हो। बट अच्छा, बट हटा दो, PR या एक्सेप्शंस, आप PROI कहलाते हो इफ गॉन आउट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस और came to India for other than specified purpose, है ना? अगर इस क्राइटेरिया को हम मीट करते हैं तो however if a person doesn't fulfill the criteria of residing in India for more than 182 days in previous year and comes to India for specified purpose,
for specified purpose, then there may be two interpretations. Then there may be two interpretations. Considered as PROI since he fails to meet the first criteria of more than 182 days, and considered as PRI since his purpose is specified. This interpretation has to be adopted. आप कौन सा इंटरप्रिटेशन मानोगे? ये वाला, ठीक है? चलो इतना लिख लिया. नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू राइट सर्टेन एग्जाम्पल्स. तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं और इसके आंसर्स आप मुझे बताओगे. पर्सन लीव्स इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन यूके. PROI होगा या PRI होगा? जल्दी जल्दी बताना है, इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी. पर्सन लीव्स इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन यूके. मैम PROI होगा. किस दिन से वो PROI होगा? जिस दिन से. हाँ करेक्ट. सो PROI फ्रॉम डे ऑफ लीविंग इंडिया. जिस दिन आप इंडिया छोड़ के गए, जिस दिन आपने देश को गद्दारी की, राइट, और आप चले गए बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, उस दिन से आप क्या हो गए? PROI हो गए. सो फ्रॉम द डे ऑफ लीविंग इंडिया, फ्रॉम द डेट ऑफ लीविंग इंडिया, वॉट एवर इट इज. ठीक है. नाउ पर्सन residing for 200 days during preceding year but leaves India for searching employment outside India. अगेन बताओ क्या होगा? एक बंदा है जो पिछले साल तो वो 200 दिन कहाँ रहा है? इंडिया में रहा है. पर वो इंडिया छोड़ के चला जाता है. क्यों जाता है? PROI सेम फ्रॉम द डे ऑफ लिविंग इंडिया. क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है कि आप वहीं सेटल हो जाओगे ना. मैंने आपको ये पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं कि उनके पास जॉब होती नहीं है, वो जॉब सर्च करने जा रहे हैं या हम वहाँ चले जा रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे. तो आपका इंटेंशन तो वही है ना कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो. तो आप क्या कहलाओगे? आप PROI ही कहलाओगे. ठीक है. ओके. तीसरा लिखो. पर्सन हैज टेकन US citizenship even though
his wife and children are in India. He travels to India to meet his family and is in India for more than 250 days. क्या कहलाएगा वो? PROI कहलाएगा कि PRI कहलाएगा? पक्का? क्यों PROI कहलाएगा? क्योंकि मैम वो इंडिया में आया है. He stayed in India for more than 182 days, but he has come to India for purpose other than specified purpose. ना तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, ना तो वो बिजनेस के लिए आया है, ना तो वो यहाँ सेटल डाउन होने के लिए आया है. वो क्यों आया है? अपने बच्चों या फैमिली से मिलने आया है. राइट? देखो, आप आंसर सही बता रहे हो, बट उसके पीछे क्या लॉजिक होगी या क्या चीज आप लिखोगे, आपको ये भी समझ में आना चाहिए ना. ठीक है? ओके, चलो. ठीक है, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया. अभी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी करने हैं. वी हैव क्वेश्चंस ऑल्सो, सो आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलो, अब वापस से थोड़ा सा और ऊपर आते हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा, जहां से हम शुरुआत करते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि पर्सन का मतलब क्या होता है. पर्सन एक इंडिविजुअल भी होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया. एक HUF, एक कंपनी, एक फर्म, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इनमें किसी में फॉल ना कर रहा हो. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते तो अच्छा था बेटा. अभी नहीं लिखे हैं तो क्लास के एंड में आई शो यू, यू टेक पिक्चर. ठीक है, ठीक है. तो ये सब चीजें सेम हैं जो हमने इनकम टैक्स में पढ़ी हैं. अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिखेगी. क्या दिखेगी? एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन. मतलब मैम, मतलब ये एक रेसिडेंट है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. ये क्या होती है? PROI ही होगी. फिलहाल मैं आपको बता दे रही हूँ. एक बाहर की कंपनी है, बाहर बनी हुई है कंपनी. ठीक है, इसने क्या किया, ये एग्जाम्पल प्लीज लिखना. ओपनड अ ब्रांच इन इंडिया. ठीक है, इसने क्या किया? इंडिया में एक ब्रांच खोली. ओके, इंडिया में एक ब्रांच खोली. अब मैं एक रेसिडेंट, मैं अपने घर से बाहर निकली और बाहर एक कोई कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसकी एक ब्रांच खुली हुई है. मतलब एक फॉरेन कंपनी एक तरीके से हुई. हम उसको वही बोलते हैं ना, कंपनीज एक्ट में हम रिकॉग्नाइज करते हैं ऐसे उसको, फॉरेन कंपनी. अब होगा क्या प्रॉब्लम? अगर उसको हम PROI मानेंगे, हम PRI, वो PROI. ठीक है, तो उसके ऊपर अलग लॉज लग रहे हैं, मेरे ऊपर अलग लॉज लग रहे हैं. मैं उसको इंडियन रुपी दूंगी, वो डॉलर मांगेंगे, है ना. फिर वो बोलेंगे हमें तो इससे पूछना पड़ेगा, हमें तो उससे पूछना पड़ेगा, हमें ये तो ये परमिशन चाहिए, हमें तो वो परमिशन चाहिए. तो क्या हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होगा? क्या वो ब्रांच इजीली यहाँ पे काम कर पाएगी? द आंसर इज नो मैम. तो अगर हम बोलें कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आप तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया और आपकी सारी ब्रांचेस भी PROI हो गई, तो वो ब्रांच जो इंडिया में काम कर रही है उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि आपका स्टेटस हम अलग से डिटरमाइन करेंगे और एक ब्रांच का, एक ऑफिस का, किसी एजेंसी का, आपने कोई एजेंट बनाया, वो एजेंसी हो गई, उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो हम अलग से डिटरमाइन करेंगे. दैट मीन्स इफ अ रेसिडेंट एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन विद such branch to facilitate smooth transactions and ease of doing business, this branch should be distinguished from its original company
इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना? तो इसको हमें अलग से डिटरमाइन करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ये रेसिडेंट है या ये नॉन रेसिडेंट है। करेक्ट? ठीक। So agencies, offices and branches do not have independent status separate from their owners, yet these have been considered as persons. Yet इनको अलग से persons बनाया गया है और इनका अलग से हम residential status भी देखते हैं. PRI and PROI are quite relevant for determining the applicability of the act of any entity on any entity. Citizenship कोई हमें हेल्प नहीं करता है. Residential status is not for a year, it is from a particular date. Right? इतनी चीज़ें हमने बेसिक्स पढ़ ली हैं. क्या लिखना है बेटा? लिख लो. Done? Okay. नाउ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हमने इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ लिया. और इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये जब आप नीचे जाओगे डेफिनेशन एनालिसिस, तो इसमें भी आपको दिखेगा. ठीक है, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी. तो ये जो डेफिनेशन एनालिसिस है ये मैं करा चुकी हूँ, बट दिस यू विल रीड फॉर रीडिंग. ओके, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ये हर कोई पढ़ेगा. अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आप आगे बढ़ो, पीछे ना आओ, तो इसको पढ़ के आना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. नहीं तो फिर आप उसी में उलझते रह जाओगे. ठीक है, समझ में आई बात? सबको ये रीड करके आना है. ओके, ठीक है मैम. अच्छा, अब मैम हमने ये तो देख लिया कि PRI कौन होता है और PRI कौन नहीं होता है. तो PROI कौन होता है? इट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया. इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपल है, बस खत्म. शुरू होने से पहले ही खत्म. PROI कौन? जो PRI नहीं है. PROI कौन? जो PRI नहीं है. तो ये हमारी पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हुई विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल. अभी कुछ और भी है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ. यस मैम, इनकम टैक्स लॉ में भाई आप ईयर के लिए एसेस करते हो और उस ईयर के लिए टैक्स पे करते हो. यहाँ पे ऐसा नहीं है. हमने देखा है कि रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर, इट इज फ्रॉम पर्टिकुलर ईयर. और क्यों पर्टिकुलर डेट के लिए होता है और क्यों नहीं होता है ईयर के लिए, वो भी मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, एक छोटी सी बात और बिफोर वी गो टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. आपने देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, है ना, जो फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं. हाँ या ना मैम? वो बाहर गए हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर गए हैं फॉर परमानेंटली सेटलिंग ओवर देयर. वो बाहर जाते हैं, वो 3-4 साल 5 साल जो भी उनका कोर्स चलेगा, भाई वो वापस पूरा करके आ जाएंगे. हाँ या ना? हाँ या ना? देखो, कुछ बच्चे हैं जो बाहर से यहाँ आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सज्जन बच्चे. ठीक है ना? और कुछ बच्चे क्या होते हैं जो बाहर जाते हैं तो बाहर ही रह जाते हैं, है ना? अब बाहर ही वो क्यों रह जाएंगे? देखो, अगर आप जब पढ़ाई करने बाहर गए हो ना, अगर आपको इंडिया में फ्यूचर में काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की पढ़ाई आपके लिए सफिशिएंट नहीं है. इंडिया की पढ़ाई आपके लिए वे मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, इनफैक्ट इंडिया की पढ़ाई बाहर की पढ़ाई से एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस इट इज़ इवन बेटर. ठीक है, बट जाते हैं. जाते क्यों हैं? हाँ, कोई मिल जाए वहाँ पे. कोई मतलब, अब कोई से आपका मतलब तो भाई क्या है मुझे नहीं पता. हाँ, यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए हमें जो वहाँ पे हमें सेटल होने का मौका देते हैं. बिकॉज वी लाइक द लाइफ स्टाइल ओवर देयर, मे बी बिकॉज वी लाइक द फैसिलिटीज ओवर देयर, मे बी बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट, it is more safe, it is more beautiful, right? Whatever it be, right? So there are very bright chances that the students who are migrating for their studies will eventually settle down over there. ठीक है, RBI ने एक सर्कुलर निकाला जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो सर्कुलर ये बोलता है कि भाई हम स्टूडेंट्स को मान लेते हैं नॉन रेसिडेंट्स.
ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ये सब बातें एक जगह, अगर स्टूडेंट कोई पढ़ाई करने गया है तो उसको हम क्या मान लेंगे, नॉन रेसिडेंट। क्यों मान लेंगे, क्योंकि आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है। मैम हम पीआरओआई एंड पीआरआई निकालते ही क्यों हैं, बताओ बताओ बच्चों, एक सवाल आया है, हम पीआरओआई और पीआरआई क्यों निकालते हैं। पीआरआई को बेटा ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं दिया जा सकता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। अगर मैं यहां पे रहती हूं, मुझे दुबई में एक प्रॉपर्टी खरीदनी है और वो प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है 1 करोड़ यूएस डॉलर की, 1 करोड़ यूएस डॉलर की, क्या सरकार मुझे देगी? बोले पागल हो गए हो, इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम यहां से खाली करके तुमको दे दे, तुम तो कमा के लेके आई नहीं हो, है ना, हम क्यों दे दें तुमको। पर वहीं अगर कोई पीआरओआई है, मतलब वो वहीं रह रहा है, वहीं पे कमा रहा है और वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, या कोई पीआरओआई है वो वहां से कमा के आया था, इंडिया में रह रहा है, वो उसे लेना चाहता है प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट अलाउ कर देगी। तो देयर कैन नॉट बी सिमिलर रूल्स, देयर कैन नॉट बी सेम रूल्स, सिमिलर तो हो सकते हैं, सेम रूल्स नहीं हो सकते हैं फॉर पीआरआई एंड पीआरओआई। ठीक है, तो इनके रूल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, अब सवालों को थोड़ा सा आप कंट्रोल करो ताकि मैं ये कंसेप्ट को पूरा कर सकूं। ठीक है, समझ में आई बात। बताऊंगी, एक एक करके सब चीजें बताऊंगी। चल, अब आते हैं हम फॉर पर्सन्स अदर दैन इंडिविजुअल्स। अदर दैन इंडिविजुअल्स ऑल तो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, इंडिविजुअल्स में ही खास बात हमको पढ़नी थी, पर फिर भी एनी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो मतलब अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या रजिस्टर हुई है तो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्विक। हाँ, आलिया वालिया को छोड़ो, थोड़ा इंटरेस्ट इधर भी दिखाओ, पीआरआई। ठीक है, पीआरआई। बच्चे एक बात मेरी समझ लो, क्योंकि आप इतना सवाल पूछ रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो स्टूडेंट्स जब वहां हैं तो वो नॉन रेसिडेंट हैं। जिस दिन वो यहां आ गए फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, फॉर डूइंग एनी बिजनेस, फॉर डूइंग एनी वोकेशन, क्या वो रेसिडेंट नहीं हो गए? क्या वो आजीवन भर नॉन रेसिडेंट रहेंगे? नहीं। तो जिस दिन आपकी आलिया यहां आ गई उस दिन से वो क्या हो गई, रेसिडेंट हो गई। ठीक है, वो जब गई थी तो उस टेन्योर के लिए हम उसको नॉन रेसिडेंट मान सकते थे, जिस दिन उसने अपना इंटेंशन बता दिया कि मेरा इंटेंशन तो यहीं पे रहना है। ठीक है, अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई रेड इट समवेयर। चलो ठीक है, इस बात को गुप्त रहने देना था, ऐसे ओपनली मैसेज नहीं करना था। ठीक है, चल, समझ में आई बात। तो कभी भी रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो आपका सेम नहीं रहेगा बच्चों फॉर ऑल द टाइम, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। ओके, सो वॉट एवर इट इज। हाँ, चलो, एंड ऑफिस, वैसे मैं भूल क्यों गई, अभी कमेंट नहीं करूंगी, नहीं तो कमेंट करूंगी फिर एक कंट्रोवर्शियल कमेंट हो जाएगा, नॉट ऑन रिकॉर्ड। ओके, तो पहली चीज क्या हो गई, फॉर पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल्स, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक है, दूसरा, कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो इंडिया में है बट विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसको भी हम क्या बोलेंगे, पीआरआई बोलेंगे। ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, पीआरआई बोलेंगे। और तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो इंडिया के बाहर है, जो इंडिया के बाहर है, विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई। मतलब मैम कोई ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी, ठीक है, इंडिया में हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है, हाँ या ना, इंडिया में हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। इंडिया में है तो ओन्ड ऑब्लिक कंट्रोल्ड बाय पीआरआई,
नॉट ओन्ड ऑब्लिक कंट्रोल्ड बाय PRI। ठीक है, और सेम चीज यहां पे भी आ सकती है। ठीक है, किसी भी और एंटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, इट कुड बी अ कंपनी, इट कुड बी एनीथिंग, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मानो, AOP मानो, कुछ भी मानो, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडियन लॉज के तहत वो बना हुआ है कोई भी एंटिटी, तो उसको हम क्या मान लेंगे? PRI मान लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी की, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो इंडिया में बनी होती है या इंडिया के बाहर भी बनी होती है। ठीक है ना, तो अगर वो इंडिया में है, इंडिया में वो ब्रांच है, तो हम उसको क्या मानते हैं? PRI मानते हैं। अगर इंडिया में ब्रांच है तो क्या मानेंगे? PRI मानेंगे। अगर इंडिया के बाहर ब्रांच है तो भी हम उसको PRI मान सकते हैं। हाँ मैम, मतलब एक कंपनी है जिसकी ब्रांच इंडिया के बाहर है, हाँ मैम, पर उसको ओन या उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? PRI कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो जाता है? PRI हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? PROI हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताती हूं। कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो इंडिया में है, अगर उसको ओन या कंट्रोल PRI कर रहा है, तब तो वो है ही रेसिडेंट। अगर उसको ओन या कंट्रोल PROI कर रहा है तो भी वो रेसिडेंट है। मतलब अगर इंडिया में लोकेटेड है तो इन दोनों केसेस में हम उसको PRI मानेंगे। अगर इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये ओन एंड कंट्रोल्ड बाय PRI है। अगर हाँ तो इट इज गोइंग टू बी PRI, अगर ना तो इट इज गोइंग टू बी PROI। समझ में आई बात? हाँ या ना? ओए बात समझो यार, मैम को बाद में हराना। समझ में आई बात सबको? This is relevant as Indian residents can deal with such branch in India without considering FEMA, as I explained you. If such branch is considered as PROI, then it will be difficult to undertake several transactions. ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात? चलो, अब हम करते हैं छोटे छोटे से 1, 2 और 3 एग्जाम्पल। ये तो सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल करेंगे और आज का क्लास हम खत्म करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स अब आपको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों सही करने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि आपने कंसेप्ट अभी समझ लिए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो मैंने बताया है वो एकदम सेम उठा के नहीं लिख दिया है मैंने। ये अली आ गया में 2-2 A कौन लगाता है? हाँ, इतना सारा वो आलिया ही लग रहा है। देखो आलिया आ भी गई। ओके, नाउ person resident outside India means a person who is not resident in India. This is something that we have already read. तो अब हमें ये क्लियर है कि कौन PRI होता है और कौन PROI होता है। हम सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल के हिसाब से चेक करेंगे। अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी। और दूसरी बात क्या है? सिंपली अगर इंडिया में बने हो तो इंडिया के हो, PRI हो। अगर इंडिया के बाहर बने हो तो PROI हो। ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी के लिए अगर इंडिया में हो तो PRI हो, अगर इंडिया के बाहर हो तो चेक करो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय PRI है तो PRI हो, और अगर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय PROI है तो आप PROI हो। ठीक है, मिस आलिया एक एयर होस्टेस हैं विद ब्रिटिश एयरवेज। शी फ्लाइज फॉर 12 days इन अ मंथ में 12 दिन वो फ्लाई करती हैं, एंड देयर आफ्टर टेक्स अ ब्रेक फॉर 18 days। ठीक, ड्यूरिंग द ब्रेक शी इज accommodated in a base which is normally the city where the airline is headquartered। तो जहां एयरलाइन के हेडक्वार्टर्स हैं। However, for security reasons, she was based at Mumbai. During the financial year, she was accommodated at Mumbai for more than 182 days. What would be her residential status under FEMA? मिस आलिया ब्रिटिश एयरवेज में काम करती हैं,
यूजुअली रहती कहाँ है? वहां पे जहां पे एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स हैं। तो ऑब्वियसली एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स इंडिया में तो होंगे नहीं, ब्रिटिश एयरवेज है, हेडक्वार्टर्स कहीं आउटसाइड इंडिया ही होंगे। ठीक है, तो जहां पे रहते हैं वहां वो यूजुअली रहती हैं। हाउ एवर फॉर सिक्योरिटी रीजंस उनको क्या किया गया भाई, वो मुंबई में कुछ टाइम के लिए रही। अब इंडिया में वो पिछले साल मोर देन 182 डेज रह गई। क्या उनको हम अभी पीआरआई माने या पीआरओआई माने? बताओ। डोंट ट्राई टू लुक एट दिस। सबको लग रहा है कि पीआरओआई ही होंगी पक्का। किस लॉजिक से वो पीआरओआई हुई? पीआरओआई ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ, पहली चीज, does she stay in India for more than 182 days? The answer is yes. Has she gone out of India? No, 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 no. Has she come to India? Yes, 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 yes. Has she come to India for specified purpose? No, 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 no. Has she come to India for other than specified purpose? The answer is yes. So she has come to India for other than specified purpose. That means she is going to be a PROI only. ठीक है, PROI ही होगी वो. So अरे she cannot be considered to be a PRI. However, अगर वो एम्प्लॉयड होती मुंबई ब्रांच में, तो क्योंकि ब्रांच क्या है, पीआरआई मान लेते हम उसको, तो हम उसको क्या मान लेते, देन शी विल बी कंसीडर्ड एज पीआरआई. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है. ये एग्जाम में अगर आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये अपनी विशेष टिप्पणी ऐड करनी है, अदरवाइज नहीं ऐड करनी है. ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इफ शी हैज बीन एम्प्लॉयड बाय द मुंबई ब्रांच, तब आप ये लिखोगे, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये सबको समझ में आ गया. चलो अब पढ़ते हैं. टॉय लिमिटेड एक जापानीज कंपनी है जिसके सेवरल बिजनेस यूनिट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, इट हैज अ रोबोटिक यूनिट विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई एंड हैज अ ब्रांच इन सिंगापुर. मतलब एक जापानीज कंपनी, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में और इसकी एक ब्रांच सिंगापुर में. ठीक है, द हेडक्वार्टर्स एट मुंबई कंट्रोल्स द सिंगापुर ब्रांच. मतलब ये वाले जो हेडक्वार्टर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं किसको, इस ब्रांच को. What would be the residential status of robotic unit in Mumbai and that of Singapore branch? ये भी एक ब्रांच ऑफिस है, ये भी एक ब्रांच ऑफिस है. सबसे पहली बात, ब्रांच ऑफिस या एजेंसी, भाई जापानीज कंपनी है, उसका ये एक ऑफिस है, वो एक ब्रांच है. दोनों का रेसिडेंशियल स्टेटस हमसे पूछा गया है. तो कंपनी की ब्रांच ऑफिस का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? इफ इट इज लोकेटेड इन इंडिया इट विल बी अ पीआरआई, यस और नो? सो मुंबई हेडक्वार्टर्स वाली ब्रांच पीआरआई होगी कि नहीं होगी? 100% मैम, इट इज लोकेटेड इन इंडिया. So if it is located in India, whether it is owned or controlled by some PROI doesn't matter, it will be PRI. इंडिया में है तो PRI है. दूसरा, अ ब्रांच लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब सिंगापुर वाली ब्रांच, वो क्या होगी, PRI होगी कि PROI होगी? बोलो बोलो, यही तो कंफ्यूज करने वाली बात थी. अरे आप लोग तो कंफ्यूज हुए ही नहीं, ये कैसे पीआरआई होगी? क्यों पर, क्यों पीआरआई होगी? बिकॉज इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई. तो मुंबई वाली ब्रांच क्या हो गई, एक पीआरआई हो गई, और सिंगापुर वाली ब्रांच को क्योंकि मुंबई ब्रांच कंट्रोल कर रही है तो वो भी पीआरआई हो गई. अगर मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दूं और ये बोलूं कि ये जो सिंगापुर वाली ब्रांच है, दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय जापानीज कंपनी, तो क्या होगा, तो ये पीआरओआई हो जाएगी, क्योंकि भाई आउटसाइड इंडिया है एंड इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सम पीआरओआई. ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, ये दोनों ब्रांचेस पीआरआई हो जाएंगी. बट दोनों क्यों पीआरआई होंगी, उनकी लॉजिक्स अलग अलग है. ये पीआरआई इसलिए होगी मुंबई वाली बिकॉज इट इज लोकेटेड इन इंडिया, और ये पीआरआई इसलिए होगी बिकॉज इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई. ठीक, चलो बढ़िया. ओके, नाउ
Mr. Z had resided in India during the financial year 1920. He left India on 1st August 2020 for US for pursuing higher studies for 3 years. What would be his residential status during financial year 2021 and 21-22? बोलो मैम, आपने बताया तो था। अब आइडियली हम क्या आंसर या क्या चीज़ फ्रेम कर सकते हैं मैम? मिस्टर जेड इंडिया में रहे हैं ड्यूरिंग 1920 फॉर मोर देन 182 डेज। आफ्टर दैट वो इंडिया छोड़ के चले गए यूएसए फॉर हायर स्टडीज। ही हैज़ नॉट गॉन आउट ऑफ फॉर स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट और कैरिंग ऑन बिजनेस और एनी अदर पर्पस इन सर्कमस्टांसेस इट वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। हाउएवर आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि स्टूडेंट्स को हम क्या मानेंगे? नॉन रेसिडेंट मानेंगे। नॉन रेसिडेंट क्यों मानेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली आप वहां जाते हो तो वहीं के हो जाते हो, है ना। एंड मोर ओवर एक बात यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सी लिखी है। हम लोगों को शायद सुनने में अटपटा लगे, बट अगर आप सच में क्लोजली मॉनिटर करते हो या किसी को जानते हो तो आपको पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, वो काम भी करते हैं। ठीक है, हाँ। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अरे मैम ये सब तो सच में फिल्मों में ही दिखाते हैं, है ना, सुना है ना। मेरी एक स्कूल की फ्रेंड एक्चुअली पढ़ने वहां गई थी और वहां पे उसने मैकडी में काम किया है। मैकडी में काम किया है मतलब जो सर्विंग वाला काम होता है ना, वो किया है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। हाँ, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हाइप्ड लगता है, बट एक्चुअली नॉर्मल है। तो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो गलत नहीं दिखाते हैं, ये सच में होता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो क्या है, आप उस टेन्योर के लिए काम कर रहे हो, बट देर आर वेरी हाई चांसेस दैट इवन आफ्टर योर टेन्योर हैज एंडेड यू विल इवेंचुअली फाइंड अ जॉब। तो खैर उस टेन्योर में तो आप कुछ ना कुछ काम वाम कर ही लेते हो। तो हाँ, यहाँ पे तो हम घर में अपने बर्तन उठाते हैं तो हम समझते हैं कि हमें तो मजदूर समझा जा रहा है, क्या जुल्म ढाया जा रहा है, हम पढ़ाई करें या घर के काम करें, है ना। तो पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो। तो आई होप एक ये और एग्जाम्पल पढ़ लेना। इट इज़ द सेम थिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। ठीक है, तो एक ये और एक जो एक्सप्लेनेशन वाला, ये जो मैंने आपको कहा था डेफिनेशन एनालिसिस वाला, इसको आप दोनों को रीड कर लेना। ठीक है, आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, चल, धन्यवाद।